है, देखिए हम सभी लोग, ज़्यादातर लोग गांव से जीत के आए हुए लोग हैं। आपकी चिंता स्वाभाविक, जैसा नगर पंचायत और विकास प्राधिकरण जब अधिग्रहित करता है तो उसमें जिला पंचायत के अधिकार सीमित हो जाते हैं, इसको सभी लोग जानते हैं। तो उस समय आय कम हो जाती है, लेकिन जो चिंता है उस चिंता में स्वाभाविक है। वर्तमान सरकार हम कुछ चीज़ रखना चाहते हैं, जो चिंता है हमारे माननीय सदस्य जी को। 2017-18 में सरकार आई तो 236 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। पिछली सरकार 2016-17 में थी तो 216 करोड़ की आमदनी हुई। बढ़ोतरी हुई है, प्रयास हम लोग विभाग ने किया। अब हम अगर करें 15-16 में, देखिए बढ़ाने की बात में आपने बहुत सही पूछा है। तो कुल अब तक 5 साल में जो आपके यहाँ था, आपकी सरकार में तो 216 करोड़ था आमदनी, और इस सरकार में 331 करोड़ रुपया हुआ है। 5 साल का मैं डेटा आपको दे रहा हूँ जी। अरे अलग अलग मत पूछो, जो आया प्रश्न देखिए, प्रश्न जो किए हैं प्रश्न का ही उत्तर लीजिए। हाँ वही प्लीज, वही मैंने कहा। महंगाई के विषय में प्रश्न लगा दीजिएगा। जब नहीं, हम उसी को बताएं। अरे आपने अपनी मर्जी से पूछा ना, तो उत्तर भी देने दीजिए। जो आपका प्रश्न है महोदय, जो आपने पूरा पूछा है, नियमावली में जो नियमावली बनी है उसमें कोई संशोधन नहीं है। नियमावली में कोई संशोधन नहीं है। दूसरा, जो आपने कर्मचारियों के विषय में बात की है, तो जिला पंचायत स्वतंत्र है। उनके कर्मचारी जो रखे जाते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष अपना रखते हैं, उसमें वही मालिक हैं, वही लोग रिटायर होते जा रहे हैं। और जो आपने आय के स्रोत के विषय में अस्थि वाला प्रकरण उठाया, अस्थि कर्म वाला, तो अब चीज़ें देखिए बदल गई, युग बदला, परिवर्तन हुआ। अब धीरे धीरे वो खत्म, समापन की ओर जा रहा है। हाँ, अब नई चीज़ें आ गई, नई नई दुकानें, माल खुल गए हैं, अब उस पर उधर लोग जा रहे हैं, दुनिया बदल रही है। इस नाते उसकी चिंता आप न करिए, चिंता है इसकी हो। नहीं वो पूछा उसमें, नहीं जो पूछा उसी का उत्तर दे रहे हैं कि भाई आपने आय के स्रोतों को बढ़ाने की बात करी है। आय के स्रोतों को बढ़ाने उसी की बात बता रहे हैं कि दुकान की जगह मॉल्स आ गए तो उसके ऊपर वो टैक्स लगाएंगे, उसको देंगे। भैया मेरे भारत सरकार से पैसे आते हैं 70% ग्राम पंचायत, 15% क्षेत्र पंचायत, 15% जिला पंचायत को जाते हैं। अभी तो मेरे जानकारी में जो है, अभी तो यही नियम है, जो बता रहे वही है जो अभी है। अरे मेरी बात सुनिए, जो वर्तमान में है वही हम बता। नहीं ऐसा थोड़ी है। जो आपने प्रश्न पूछा है मेरे, तो बड़े विभाग के मंत्री तो ज्यादा पैसे दे देंगे क्या? बेटा जितना होगा उतना ही देंगे। भाई अभी कहाँ से बढ़ा देंगे हम? जो नियमावली है उससे कैसे आगे बढ़ा देंगे हम? सही है मंत्री जी, सही कर रहे हैं। जो नियम है वही हम बता रहे हैं आपको। अरे सर डायरेक्ट बात करो, इधर बात करो। चिंता है तो जब आपकी सरकार थी उसमें संशोधन क्यों नहीं करती? बात इधर करिए, उधर नहीं। आपको कर देना चाहिए था, जो चिंता आपको है, स्वाभाविक चिंता है। अरे जो जवाब तो दिया ही है भाई, आपने सवाल इतनी देर से कर क्या रहे जवाब देना चाहते तो बैठे रहते हैं आप। भाई देखिए, आपने सवाल पूछा, प्लीज बैठे, आप लोगों ने सवाल पूछा। हाँ प्लीज बैठे, अतुल जी बैठे। जो इसकी नोटिस है जिला पंचायत को निजी स्रोतों से होने वाला, उसी का जवाब दे रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि देखिए, मानचित्र उपविधि एक है, खनिज परिवहन शुल्क उपविधि है, विज्ञापन पट है एवं होर्डिंग उपविधि है, ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत किए जा रहे समस्त के
क्या पूछ रहे हैं आप? नगर पंचायत विकास प्राधिकरण का पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं। तो नगर विकास, अरे सुन तो लीजिए, हो सकता है जो आप पूछना चाहते हो तो आ जाए। नहीं, नगर स्वतंत्र। अरे पहले उत्तर तो पूरा हो जाने दो भाई, पहले उत्तर तो पूरा हो जाने दीजिए। पूरा हो गया क्या? अरे जवाब तो आज नहीं दीजिए। प्राधिकरण अगर विजिट करता है तो उसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं है, जिला पंचायत का, हम उसको नहीं। अरे बैठो, आप जो कह रहे हैं नगर विकास प्राधिकरण और विकास प्राधिकरण जो गांव को अधिकृत कर रहा है, उसमें जिला पंचायत का कोई रोल नहीं है। सही है, एकदम नहीं है। हम उसको कैसे आपको बता दें कि नहीं हम रोक लेंगे? आप गलत प्रश्न पूछेंगे तो उसका सही उत्तर तो देंगे ना। और जैसे मुरादाबाद के प्रकरण पर भाई ने सवाल किया, भूमाफियाओं द्वारा 3 साल, ये प्रकरण अगर आपने उठाया है तो हमको लिख के दे दीजिए। अगर ऐसा हुआ है तो हम उसकी जांच करा लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अगला प्रश्न संख्या 4, श्री रविदास मल्होत्रा। श्री रविदास मल्होत्रा को प्रश्न और संदर्भ समिति को संदर्भित करने सारी बात आ जाएगी। श्री रविदास मल्होत्रा, आप जो लिख के देखो, पूरा जवाब आ गया, लिख के दीजिए। हाँ, श्री रविदास मल्होत्रा, देखिए सबसे वरिष्ठ सदस्य आपके, सुनिए प्लीज, आप बताइए रविदास प्लीज। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न है जी। पूरे प्रदेश में आज महिलाओं के साथ लगातार हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, शील भंग की घटनाएं बढ़ रही हैं और पिछले 7 साल में जो अपहरण हुए हैं मानव 1,68,808 महिलाओं के बहन और बेटियों के अपहरण हुए हैं और अपहरण होने के बाद किसी एक भी केस में किसी को सजा नहीं हुई है। मानव मैंने सवाल ये किया था कि जो घटनाएं प्रदेश में भाजपा की सरकार में हुई हैं, उन सरकार में जो घटनाएं हुई हैं उसमें कितने लोगों को सजा हुई है, लेकिन 1,67,808 महिलाओं का अपहरण का हुआ। कहाँ हुआ? उसके बाद कहाँ 1,60,000? कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? ये जवाब जो आया है, क्या जवाब जो आया है 1,60,000 का अपहरण कहाँ लिखा हुआ? कहाँ जवाब में है? मेरे सामने है जवाब, बताइए। जवाब आया है। अरे कहाँ आया बोलिए ना, मेरे सामने। आप गलत बात मत करिए। 1 लाख का अपहरण कहाँ हुआ है? हमने जवाब सवाल किया था। अरे जो जवाब में रविदास मल्होत्रा बड़े सीनियर मेंबर हैं, आप कह रहे हैं कि 1 लाख महिलाओं का अपहरण हुआ, इसका जवाब आया, वो बताइए कहाँ? मेरे सामने जवाब है, आप पे जवाब है। उसमें मैंने सवाल किया था। अरे जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए। इनका जोड़ जोड़िए आप। तो मेरे को जो अपहरण कहाँ लिखा हुआ है? आप हर साल जो घटनाएं अपहरण की हुई हैं उन घटनाओं का जब जोड़ जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 1,67,808 और इन अपहरण जो हुए हैं महिलाओं के, ये वो अपहरण है मानवर कि जिनकी रिपोर्ट लिखी गई है। बहुत सारे अपहरण ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट लिखी नहीं गई है और मानवर सील भंग होने की जो रिपोर्ट लिखी गई है वो लगभग 1.5 लाख लोगों की भाजपा सरकार में हमारी बहन और बेटियों की सील भंग हुई है और लगभग 20,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है और लगभग 18,000 महिलाओं के साथ जो है वो दहेज के लिए उनकी मृत्यु हुई है। मानवर ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे बहन और बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं। आज हर बहन और बेटी के मन में ये डर व्याप्त है कि घर से निकल करके अगर स्कूल जा रहे हैं तो पता नहीं बीच में कहां पर अपहरण हो जाएगा और कहां पर बलात्कार हो जाएगा। कई घटनाएं ऐसी मानवर हुई हैं जहां 2 बहनों को एक साथ लटका दिया गया एक ही फंदे से। वो पुरानी बात है। करने के बाद मानवर जो घटनाएं लगातार महिलाओं के साथ हो रही हैं उन घटनाओं में लगातार वृद्धि होने का काम हो रहा है और आज जो महिलाएं बहन और बेटियां हमारी हैं, प्रश्न पूछिए। इतना डर व्याप्त हो गया मानवर, प्रश्न पूछिए। डर को निकालना बहुत आवश्यक है। मानवर मैंने सवाल किया था कि इसको रोकने के लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो जवाब दिया गया है और ये मानवर अभी कि 1090 जो वन पावर लाइन है उसमें 24 घंटे 7 दिन जो है महिलाओं की शिकायतें आ रही हैं, जबकि मानव हकीकत यह है कि 1090 में बताए माननीय मंत्री जी कि भाजपा सरकार में कितने महिलाओं ने, कितनी बहन बेटियों ने 1090 के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करने का काम किया है। आज मानव लखनऊ में केवल 1090 चौराहा है, चौराहे का नाम रह गया है, वहां पर कोई भी
बहन और बेटी की शिकायत दर्ज नहीं होती है और सरकार अरे वो तो ऑनलाइन दर्ज होती है, चौराहे पे थोड़ी होती है। सबसे आप चौराहे पे जाके देखो दर्ज हो रही है, वो तो ऑनलाइन 1090 टेलीफोन नंबर है। यह है कि अपहरण जो हुए उन अपहरणों में कितने हमारी बहन और बेटियों के मुकदमों में सजा हुई मानवर, और 1090 जो आप पहला बात कह रहे हैं कि उसके माध्यम से महिलाओं को हम समस्याएं सुन रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें भाजपा सरकार में कितनी महिलाओं की शिकायत दर्ज हुई और उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? और जो अपहरण हुए भाजपा सरकार में 1,60,808 इसमें कितनी महिलाओं को सजा हुई? हम लोगों ने कई बार मांग करी कि महिलाओं को सजा नहीं हुई, अपराधियों को सजा हुई। बनाया जाए। माननीय आपके माध्यम से माननीय बहुत गंभीर बात है। अरे आप क्या महिलाओं के साथ अगर कोई बात हो तो सजा उनको होगी, महिलाओं को नहीं होगी। लोगों के हाथ में सरकार है, मुखिया है, न उनकी बहन है न बेटी है, उन्हें सबकी बहन बेटी है, सबका सम्मान है। इसलिए चलिए हो गया, बात सुनने को तैयार नहीं है। माननीय मेरी बात सुन लीजिए। बात नहीं सुने, प्रश्न करिए, आपकी बात थोड़ी सुनिए। पूरे प्रदेश की बहन और बेटियों की इज्जत सम्मान की बात है और उनके साथ लगातार दुराचार हो रहा है, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, अपराध हो रहा है, शील भंग हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है और जो ऐसा नहीं है, बलात्कारी हैं उन पर सजा नहीं हो रही है। ऐसा नहीं, प्लीज श्री संग्राम से ये बात जाए कि ताकि पूरे प्रदेश आप बैठोगे तब जाएगी ना। बहन और बेटियां हैं, उनके मन में जो डर बैठा हुआ है वो डर निकलने का काम हो। आप प्लीज बैठो, श्री संग्राम तो फिर से और अधिक सक्रिय किया जाए, ये माननीय मंत्री से हमारा प्रश्न है कि 1090 में जी पिछले भाजपा सरकार में कितनी महिलाओं के मुकदमे वहां पर आए और कितने पर कार्रवाई हुई, कितनी महिलाओं को न्याय मिला और जिन लोगों का अपहरण हुआ, भंग हुई, उनमें ठीक है। वो आपकी बात एक ही बात 4 करेंगे। डॉक्टर संग्राम है आप जी, डॉक्टर संग्राम। कितने महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप हमें अवसर दिए। मानवर जो हम सब जानना चाह रहे थे, पूरा प्रदेश भी जानना चाहता था कि आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध में किस पावदान पे खड़ा है। मानवर सरकार ने एक वर्षवार आंकड़े दिए, लेकिन वही सरकार देश में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी इनकी सरकार है। जो NCRB के आंकड़े हैं मानवर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन यूपी टॉप द कंट्री विद 65743 FIR इन 2022, कंट्री नियरली 15% इंडिया टोटल। देखा जाए मानवर तो अपराध बढ़े हैं, जो NCRB के आंकड़े कह रहे हैं वही मानवर। किडनैपिंग ऑफ वुमेन यूपी रिकॉर्ड 14-887 केसेज इन द हाईएस्ट इन इंडिया, NCRB के आंकड़े कह रहा। फिर मानवर डॉबरी डेथ 2-138 केसेज इन द हाईएस्ट इन द कंट्री। फिर टोटल बाय द हस्बैंड रिलेटिव 20-371 केसेज इन द हाईएस्ट ऑफ इंडिया। रेप केसेज 3-690 केसेज सेकंड हाईएस्ट इन द कंट्री। मर्डर आफ्टर गैंग रेप 62 केसेज इन द हाईएस्ट ऑफ इंडिया। मर्डर ऑफ रजिस्टर्ड 3-491 केसेज इन द हाईएस्ट ऑफ इंडिया। राइटिंग केसेज 4-478 केसेज सेकंड हाईएस्ट आफ्टर महाराष्ट्र। मानवर अगर NCRB के आंकड़े और जो राज्य सरकार ने हमें आंकड़े मुहैया कराए हैं राज्य अपराध अभिलेख से, दोनों के आंकड़े में बहुत अंतर है। और अंतर मैंने और कहीं से नहीं लिया, जो आपका NCRB का आंकड़ा है जिसको आप भी मानते हैं, उसी आंकड़े के आधार पर मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावी नियंत्रण न होने के कारण आज महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश में
इतनी ज़्यादा पुलिस अभिरक्षा में कोई राज्य में डेथ नहीं हुई है जितना उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। आप फेक इनकाउंटर्स में उत्तर प्रदेश देश में आगे है। वहीं पर मानवर इनके जो राज अपराध अभिलेख ब्यूरो हैं वो आंकड़े को छिपा करके 2017 में दहेज, मृत्यु, बलात्कार, सील भंग, अपहरण एक के ऊपर कम से कम 10 मिनट 15 मिनट एक्सप्रेस मनोज बस 2 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को खत्म करना प्लीज पूछिए। हमने दूसरा बात जानना चाहता है कि कितने लोगों को आपने प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाई, उसमें भी मानव उत्तर प्रदेश पीछे है सजा दिलाने में। तीसरा इन्होंने जब हमने पूछा आप प्रभावी कार्यक्रम कौन सा चला रहे हैं तो मानवर इन्होंने जवाब दिया कि 1090 की स्कीम हम चला रहे हैं। और भी मुझे खुशी है मानवर और भी बहुत सारी माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यह योजना उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने का काम किया था मानवर, जिसका सकारात्मक परिणाम भी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने की माहिर है। हमने 100 डायल की स्कीम हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लाए, आपने उसको 112 कर दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन 112 होने के बाद आज पुलिस कब पहुंचती है, दोनों पक्षों के साथ क्या उसका बर्ताव रहता है, अगर मानवर उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये भले इनके राज्य ब्यूरो घटनाओं को कम आंक करके आंकड़े प्रस्तुत कर दें, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े में और आपके आंकड़े में अभी एक माननीय सवाल है इसको मैं पूछने के लिए बैठ। मानवर आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि एनसीआरबी के आंकड़े को देखें और अपने आंकड़े को देखें और इस तरह से जो महिलाओं के साथ अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, दहेज की प्रवृत्ति। मानवर अभी जौनपुर के अंदर एक ऐसी घटना घटी पूरा देश हिल गया, जो तो मानवर इस पे प्रभावी नियंत्रण करने के लिए अगर सरकार कोई ठोस नीति लेकर के आएगी तो हम विपक्ष भी उस पर आपका साथ देने को तैयार है। लेकिन तोड़ मरोड़ करके आंकड़े प्रस्तुत करना ये सदन को गुमराह करने की प्रवृत्ति है। मानवर इसके माध्यम से इस पर रोक लगनी चाहिए। या अपने महिला उत्पीड़न और कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे पर मुझे अनुपूरक करने का समय दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमसे पहले भी हमारे वरिष्ठ साथियों ने महिला उत्पीड़न के संदर्भ में अपने सवालों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष जी, सवाल आंकड़ों का नहीं है, न हमारे सवाल करने का है। प्रश्न ये है कि सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार, बलात्कार, दहेज हत्या या अपहरण की घटनाओं को कितनी गंभीरता से लेती है, संज्ञान में लेती है। माननीय अध्यक्ष जी, हम नहीं समझ पाते कि पूरे प्रदेश के अंदर ये अपराधियों का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया। हम उदाहरण के तौर पे कहना चाहेंगे, ये लखनऊ राजधानी का शहर जहाँ पर सरकार और शासन दोनों का मुख्यालय है, यही एक 17 अक्टूबर की रात में एक महिला दरोगा को उसके घर से अपराधियों द्वारा उठा लिया जाता है। शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी का, जिनकी सरकार में डायल 100 त्वरित पुलिस कार्रवाई के लिए उन्होंने चलाया और उस डायल 100 का 112 प्रश्न पूछे, उस महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया, तब जाकर के वो अपराधियों के हाथ। जो अनुपूरक आया उसमें से प्रश्न पूछिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, कोई 20-20 मिनट एक क्वेश्चन को नहीं ले सकते। महीना पहले इसी लखनऊ शहर में चलती ही एम्बुलेंस में आपने कोई प्रश्न पूछना है? आप मेरी आवाज नहीं जा रही है आपको? अध्यक्ष जी, अखिलेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आप प्रश्न पूछिए प्लीज। उसका सारा भाषण नहीं दिए, 20 मिनट एक प्रश्न के ऊपर मैं अलाउ नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने अलाउ किया। माननीय अध्यक्ष जी, आप सीधा प्रश्न पूछिए। हम सीधे सीधे प्रश्न पर ही आते हैं। 20 मिनट हो गए इस बात, लेकिन घटनाओं का संज्ञान लेना तो घटनाओं का संज्ञान सब लोग 3-3-4 करके मैं एक ही व्यक्ति से प्रश्न करवा दिया करूंगा। सबको मौका देने का मतलब नहीं। प्रदेश के अंदर
बहन बेटियों के जान माल की सुरक्षा, उनकी इज्जत अस्मत की सुरक्षा, उनके साथ लूट और डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हम कहना चाहते हैं, कहिए, नहीं पूछे। माननीय अध्यक्ष जी, अगर ना इजाजत हो तो मैं ना पूछूं। नहीं, अब मैं इजाजत है प्रश्न पूछने की। 3 मिनट आपको हो गए, 7 मिनट उन्होंने बोला, 15-20 मिनट में सिर्फ प्रश्न करवाता हूँ, ये डिबेट थोड़ी करवा रहा हूँ। आप प्रश्न पूछिए अगर पूछना हो तो प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए महिला उत्पीड़न, उनके साथ हो रहे अत्याचार पर रोकथाम लगाने के लिए क्या सरकार कोई त्वरित कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आपने माननीय रविदास मेहरोत्रा जी ने, जो सीनियर सदस्य हैं मान्यवर, इन्होंने कई बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उसमें से मुख्य रूप से 1090 के बारे में पूछा और कन्विक्शन के बारे में पूछा, और तीसरी बात कही कि जिसके बहन बेटी रही है मानी, तो जिस हाउस में जितने लोग, जितनी बहनें बैठी हैं, ये सब हमारी बहनें मानी। जितने हाउस में बैठी हैं वो सब बहनें हमारी। ये कंप्लेंट 1/1/24 से लेकर 30/11/24 तक टोटल कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं 4,18,504। इसमें से टोटल सॉल्व हुई हैं प्रॉब्लम्स 4,09,912। ये सॉल्व का परसेंटेज है 97.95%। और जो पेंडिंग है इस समय मान्यवर वो 8,592। रही बात दूसरे सवाल की कि आपने कहा अपराध बढ़ रहे हैं मान्यवर, प्रश्न का उत्तर में ही अगर आप मान्यवर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं खास तौर से कि जो प्रश्न का उत्तर है उसमें जो कमी आई वो अपने आप में दर्शाती है। वर्ष बार मैंने दिया है 17 में कितने थे, ये दहेज मृत्यु में लगातार कमी है। हम 2524 थे 2017 में, और 1/1/24 से लेकर 31/8 तक अब हम 1418 पे हैं। इसको ना मानिए तो 2023 का देख लीजिए, 2061 है दहेज मृत्यु। बलात्कार ये मान्यवर 1718 हैं, 23 का देख ले मान्यवर 4246 से हम 2614 पे पहुंच गए मान्यवर। शील भंग में भी इसी प्रकार से कमी है। उत्तर में दिया है मान्यवर, 12,000 से अपहरण में भी मान्यवर दिया है। तीसरा विषय आपने कहा कन्विक्शन का। मान्यवर, इस सरकार ने जितनी तेजी से प्रोसिक्यूशन को स्ट्रेंथन करके कन्विक्शन करवाया है, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं किया। ये मान्यवर जो पॉक्सो एक्ट है, केवल पॉक्सो की बात कर रहे हैं अभी, जो अभी महिलाओं बच्चों की बात अभी आप कर रहे थे कि घर से निकले तो पता नहीं क्या क्या हो जाए, इस प्रकार की इमेजिनेटिव बातें करते हैं। 2017 में सजा हुई थी 415 लोगों को पॉक्सो में, 18 साल से कम उसमें। 2018 में हुई थी 631 को, 2019 में हुई थी 665 को, 2020 में हुई थी 535 को, 2021 में कोरोना पीरियड था, 2021 में 1230 को, 2022 में 2313 को, 2023 में 2841, और अभी 1/1/24 से लेकर 15/12/24 तक मान्यवर 2440 लोगों को सजा हुई। मैं आपको बात भेज देता हूं, इसको कहना, इनको चैलेंज करें मान्यवर। तीसरा विषय मान्यवर सजा, टोटल सजा की स्थिति जो है वो मैं आपके सामने रख दूं। ये अपने आप में ये हमारे पास 11/12/24 तक की रिपोर्ट है। स्पेशल अभियान चलाया गया था मान्यवर 1/7/23 से लेकर 11/12/24 तक। इसमें टोटल जो मृत्युदंड है वो 48 दिए केवल इसी पीरियड में 1/7/23 से लेकर 11/12/24 तक मान्यवर। आजीवन कारावास इसमें 6065, 20 वर्ष अथवा अधिक सजा 1046, 15 से 19 वर्ष की सजा 73, 10 से 14 वर्ष की सजा 3610, और
5 से 9 वर्ष की सजा 5564 और 5 वर्ष से कम की सजा 22,298 और जेल में काटी गई अवधि समय अवधि 26,009, कुल 64,693 लोगों को सजा हुई मानवर इस पीरियड में। रही बात महिलाओं की मानवर, जब से BNS आया है, जो भारतीय न्याय संहिता जब से आई है मानवर, मैं आपके पास आकर भेज देता हूं, 1/7 से लेकर ये 24 से लेकर 12/12/24 तक है। इसमें मानवर 29 लोगों को अभी BNS में सजा हुई है पास्को में। अब रही बात NCRB की, बहुत बातें की हमारे माननीय संग्राम सिंह जी ने। मानवर ये मेरे पास NCRB की ही मेरे पास किताब है। ये किताब मेरे घर में नहीं छपी बात, आप ये देख लें, मैं इसको भेज देता हूँ आपके पास। बाकायदा हर चीज़ में हमारे अपराध NCRB के आंकड़ों के हिसाब से अभी 23 के अपराध रिपोर्ट नहीं हुए मानवर, 22 तक की जो रिपोर्टिंग है मानवर हमारे पास, वो हम आपको भेज देते हैं। और इसमें हर क्षेत्र में जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, हमारा स्थान क्या है मानवर, देख लीजिए। बलात्कार हमारा स्थान है मानवर उत्तर प्रदेश का 24वां स्थान, अर्थात 23 ऐसे राज्य हैं जहां हमसे ज्यादा बलात्कार हुए। और इसके अलावा इसमें अगर वो भी ये भी फिगर दी जहां ज्यादा हुए, ये हैं, हम आपको भेज देते हैं। इसमें 1 लाख के ऊपर दिए जाते हैं आंकड़े, हमारा 3.3 है। और हमसे झारखंड हमसे ऊपर है, केरल हमसे ऊपर है, छत्तीसगढ़ हमसे ऊपर है, राजस्थान हमसे ऊपर है। और ये जी क्या कह रहे हैं, क्या इसमें नंबर 1 है छत्तीसगढ़ जी, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ आपको भेजे देते हैं, आप देख लीजिए, इसको चुनौती दीजिए। ये आप नहीं आप देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कोई बात भी अगर आपके सामने कहूंगा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं आपको भेज देता हूं। 354 में 354 जो पहले 354 थी, जो ये हमारा 17वां स्थान है, यानी 16 राज्य हमसे ऊपर हैं इस क्राइम में। इसके अतिरिक्त दहेज मृत्यु में हर क्षेत्र में मानवर, ये योगी सरकार की कानून व्यवस्था की सख्ती के ही कारण मानवर आज ऐसी स्थिति हुई है। आपने हत्या की बात कही, आपने हत्या की बात भी कही, मैं आपको हत्या बता दूं। आज 2016 में हत्याएं 1/1/24 से लेकर 30/11/24 तक 245 हुई थी। 2022 में 175 हुई, 2023 में 141 हुई, 2024 में अभी तक यानी कि जो 30/11 का सभी सरकार वाकला दे रहे हैं 126 हुई। इसमें 48.57% की मानवर कमी आई है। और हर तरह से महिलाओं के विरुद्ध भी हमारा दहेज मृत्यु 16.86%, दहेज मृत्यु में कमी आई है। बलात्कार में 25.34% की कमी आई है। शीलभंग में 14.31% की कमी आई है। हर क्षेत्र में हमारी स्थिति कम हुई। ये जो हत्या का आंकड़ा हमने बताया, ये खास तौर से SC/ST का भी है, इसमें SC/ST के लिए दिया हुआ। तो हर क्षेत्र में आप ऐसी बात कह रहे हैं कि जिसको आप साबित नहीं कर सकते। इतनी ज्यादती मत करिए। और सदन के सामने हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम आपकी बात सही होना चाहिए। हम आपके पास भेज देते हैं इसको। इसलिए मानवर IPC के क्राइम में मानवर, इंडियन पेनल कोड के क्राइम में हमसे 19 राज्य ऊपर हैं, हमारा नंबर 20 में पर। ये हम आपके पास भेजे देते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जिस दिन से आई है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और बहुत मजबूती के साथ आज
अपराधी लोग जिस तरीके से बात करते हैं, अगर आप सुनेंगे, अपराधी उत्तर प्रदेश में रुकता नहीं। के दौरान पुलिस कस्टडी में कितने लोगों की मौतें हुई? ये अपने आप में सवाल, ये जो हम आपको बता भी देंगे, लेकिन मानवर ये अपने आप में नहीं है। ये आप बैठिए प्लीज। सवाल किए गए थे जो मूल प्रश्न से संबंधित थे, उसका सबका जवाब दिया गया। प्रश्न संख्या 6 डॉक्टर रागिनी नहीं सुननी होगी, नहीं आ गया सारा पूरा डिटेल में जवाब आ गया, पूरा डिटेल में जवाब आ गया, पूरा डिटेल में जवाब। उसमें कितने अपहरणकर्ताओं को सजा हुई वो बता दो। आपने सवाल किया था, पूरा आ गया। 1090 के माध्यम से सब आ गया। कितनी महिलाओं ने शिकायत दर्ज करी और कितनों पर कार्रवाई हुई, ये प्रश्न किया था। और मान्यवर हो गया, उत्तर आया है रविदास जी, आप लीजिए कि 4 लाख आप अपनी सीनियरिटी के हिसाब से व्यवहार नहीं करते हुए और उसमें केवल 64,000 सजा हुई। इसका मतलब है सजा की दर पूरा आ गया, सब पूरा डिटेल है। उन्होंने बताया है कि 4 लाख कितने थे, उसमें से 4 लाख में कितने में कितना निस्तारण हो सकता है, बलात्कार और घटना डॉक्टर रागिनी उनको दंड नहीं मिला। बैठे, इनका माइक बंद करते और आगे कुछ लिखा नहीं जाएगा। डॉक्टर रागिनी अब हो गया, पूरी बात आ गई। अरे उसमें डिबेट थोड़ी कर रहे हैं, सब जवाब आ गया, पूरा डिटेल में आ गया। नो आ गया, जो उत्तर आता था वो जबरदस्ती उत्तर आप जो उत्तर आया वो पूरा संतुष्ट है और पूरे तरीके से उत्तर आया। बैठे प्लीज, अध्यक्ष महोदय, बैठे। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश की जनता के जल और जीवन के मुद्दे पे प्रश्न पूछने का मुझे अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न था वो जल शक्ति मंत्री जी से ये था कि जल जीवन मिशन के तहत कितने गांवों में कार्य संपूर्ण हो चुके हैं, कितने लोगों को शुद्ध पेयजल सरकार पहुंचा चुकी है, और अगर नहीं तो उसकी समय सीमा क्या है और कब तक पहुंचा पाएगी। बड़ा ही निराशापूर्ण उत्तर रहा, क्योंकि मंत्री जी ने ये कहा कि जल लोगों तक पहुंच तो पाया नहीं है, साथ ही साथ ये कब तक पहुंचेगा इस बात की भी जानकारी मंत्री जी को और विभाग को नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2019 में जब केंद्र की सरकार आई थी, उस समय अगस्त में नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से खड़े होकर पूरे देश को यह वादा किया था कि दिसंबर 2024 तक पूरे देश को जल जीवन मिशन के तहत जोड़ा जाएगा। और आज दिसंबर 2024 में ये प्रश्न यूपी असेंबली में खड़ा हुआ और उसका उत्तर विभाग के पास नहीं है। और ये अपने में प्रत्यक्ष है कि ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है और झूठे वादे करती है, उसके अलावा इस सरकार के पास कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष जी, जल जीवन मिशन में जब मैं नई विधायक चुन करके आई इस सदन में, उस वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश का बजट 6,15,000 करोड़ का था और मात्र एक स्कीम का बजट 3.5 लाख करोड़ का है। उसके बावजूद भी आज धरातल पे 1% भी काम नहीं हो पाया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से, क्योंकि जब जब प्रश्न उठते हैं नेता सदन के द्वारा, हमारे सीनियर मेंबर हमारे मंत्री जी खन्ना जी अभी जस्ट चले गए, शायद इस उत्तर को नहीं देना चाहते थे। साथ ही साथ जल मंत्री जी बार बार चाहे वो सत्ता के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, हर बार यही कहते थे कि हमारे लोगों को पानी मुहैया करा दीजिए, कम से कम जब तक हर घर नल नहीं हो पाता हैंड पाइप दे दीजिए। हर विधायक ने अपनी गरीब जनता के लिए, अपनी प्यासी जनता के लिए हैंड पाइप की मांग की, लेकिन ये सरकार इतनी संवेदनहीन है कि सरकार ने कभी भी उन बातों को नहीं सुना और हमेशा नकारा। मेरा मंत्री जी आपसे सिर्फ ये कहना है कि आप रामराज की बात करते हैं और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, आज रोते हुए को हंसाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब तक, क्योंकि आज
5 साल हो चुके हैं, 3.5 लाख करोड़ का बजट आपके सिर्फ एक स्कीम पे आ चुका है, उसके बावजूद भी 1% जनता को पानी नहीं पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में सिर्फ आपसे एक ही सवाल करूंगी, और सिर्फ पक्ष की तरफ से नहीं, सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं, पूरे जितने जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं उन सब की तरफ से ये पूछना चाहूंगी कि आपकी स्कीम पे हमें भरोसा नहीं है कि आप पिछले 2 वर्षों में 50% लोगों को भी पानी पहुंचा पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या सरकार हैंडपंप हमारी जनता को मुहैया कराएगी? और साथ ही साथ आपकी जितना बड़ा बजट उतना बड़ा भ्रष्टाचार। और मंत्री जी, बहुत खेद के साथ कहना चाहती हूँ कि आज ये स्थिति हो गई है कि कहीं ना कहीं अधिकारी मंत्री की नहीं सुन रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी की नहीं सुन रहा है। ऐसी स्थिति में क्या आपका मंत्रालय कोई कमेटी गठित करेगा जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को साथ में इंक्लूड करके और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर रोक लगाने का काम करेगा? और आप बहुत ही सीनियर मेंबर है, बहुत ही जानकार मिनिस्टर हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी जनता को हैंडपंप भी देंगे और साथ ही साथ इसका बहुत ही विस्तृत रूप में आंसर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति उत्तर प्रदेश में एक जेई, एक एई, एक एक्शन, राजनीति उत्तर प्रदेश में एक जेई, एक एई, एक एक्शन चीफ, एमडी, हजारों ठेकेदार, किसी का हैसियत नहीं है कि वह मंत्री या सीधे संपर्क में आओ और 2 रुपया दिया हो कभी, किसी की हैसियत नहीं। ये योगी सरकार है और अधिकारी भी काम करेंगे, वह भी काम करेंगे। नीचे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल ग्राम 9781 है, जिनमें 95,858 ग्राम आबाद है। आबाद ग्रामों में 10,312 ग्राम उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा और 85,546 में से 36,289 योजनाएं ग्रामों में विभिन्न फर्मों के माध्यम से कराए जा रहे हैं। 40,702 ग्रामों में नियमित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। 22,200 ग्रामों को प्रधान द्वारा हर घर जल से प्रमाणित किया गया है, प्रधानों के द्वारा, वहां के अधिकारी यहां पर प्रमाणित किया गया है। यह स्थिति राज्य की है और बुंदेलखंड से यहां तक पहले ट्रेनों से पानी आता था, ट्रेनों से पहले पानी मंगाया जाता था। आज आप जाएंगे गांव में तो योजना में, इस योजना में नीचे तक या ऊपर तक किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। ऐसा लगता है किसी गांव में, आपको लगता है कि पाइपलाइन खुदाई में कोई गड़बड़ी किसी गांव में, और जो मानक है, मानक के अनुसार किसी ग्राम में नहीं हो रहा है। यदि आपको लीक कर दे देंगी तो मैं इसका जांच भी करवा दूंगा, शिकायत भी करवा दूंगा। सदन के माध्यम से, मेरी विधानसभा है, ग्राम सभा मोकलपुर है, जहां पे पाइप की क्वालिटी खराब होने की वजह से सिस्टम पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप उसकी जांच करा लें। साथ ही साथ पिछले सदन में आपसे ये आश्वासन मिला था कि उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें जल जीवन मिशन के तहत जो है वो खोद दी गई है। पूरा उत्तर प्रदेश जो है इस समय खुदा पड़ा हुआ है और आपने वादा किया था कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर उसको ठीक करेगा। इसके बावजूद भी, और साथ ही साथ में आपका जो उत्तर था उसमें देख रही थी कि बजट के साथ साथ आपका मेंटेनेंस बजट भी है। मेंटेनेंस बजट होने के बावजूद भी और पिछले सत्र से इस सत्र में मुझे कहीं नहीं दिखा, और मुझे लगता है यहाँ बैठे हमारे सारे लोग इससे सहमत होंगे कि कहीं किसी रोड को, किसी सड़क को, चाहे वो विकास निधि से बनी हुई सड़क हो, पीडब्ल्यूडी से बनी हुई हो, जिला पंचायत से बनी हुई है, सारी सड़कों को तहस नहस कर दिया गया है और कोई भी सड़कों को ठीक नहीं किया गया है। मंत्री जी ये उत्तर दे दें कि कम से कम उस सड़कों की दुर्घटना में जाने गई है उन परिवारों को क्या आपका विभाग मुआवजा देगा? आज शुद्ध पेयजल नहीं दे पा रहे, हमारे बच्चों की जाने जा रही हैं, क्या जिस परिवार ने अपने बच्चे खो दिए हैं उनको आपका विभाग मुआवजा देगा? आप कृपया इसका उत्तर दे दें। हो गया, मंत्री जी कुछ बोलना चाहते? इतना आज तक इतना डिटेल में उन्होंने उत्तर किसी को भी नहीं दिया। रोड रेस्टोरेशन हेतु अगस्त 2000 अक्टूबर में 2024 तक विशेष अभियान चलाकर सड़क मरम्मत कराएगी। मरम्मत के उपरांत पुनः एक सेटलेट और धसाव, अरे हो गया, और सुनिए 2024, अरे सुनिए, जनवरी 2025 के मध्य फिर चलाया जाएगा। बरसात के कारण गड़बड़, फिर इसको 3 बार हम चलाएंगे और गारंटी है
जो कंपनी काम कर रही है उसका पेमेंट पूरा नहीं हुआ है। जो कंपनी काम कर रही है उसी के कंपनी के द्वारा रोड कंप्लीट करवाया जाएगा, पेमेंट उसी को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप अगला जो बोली प्रश्न। है, एक मिनट, आप डॉक्टर साहब सुनिए डॉक्टर साहब जो आप बोली हैं एक बार अध्यक्ष जी को दे देना, मैं वो गांव वाला जांच करवा दूंगा। जो आपने बोला आप दे दीजिएगा, उसकी जांच करा देंगे। अगला प्रश्न स्वामी माननीय ओम अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, हम ही नहीं सभी पक्ष विपक्ष के सभी विधायक यहाँ हैं और सबके क्षेत्रों में इसकी खुदाई हुई है, लेकिन सत्ता अरे की वो तो चाबी गारंटी ऐसी दे दी, है कि बड़ा बोल नहीं रहे हैं, गारंटी बोल किसी ने रहे नहीं दी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या इसकी आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना में सर्वेक्षण कराएंगे, जांच कराएंगे कि किन किन गांवों में सड़कें खोदी गई, बनी और किसमें नहीं बनी है, कराएंगे? इसका उत्तर दे चुके हैं, आपने दे दिया उत्तर। ये उत्तर उन्होंने दे दिया था कि गारंटी दे रहे हैं, अब उससे ज्यादा और क्या चाहिए आप? स्वामी ओमवेश महोदय, मैं स्वामी ओमवेश विधायक चांदपुर जनपद बिजनौर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने स्वामी ओमवेश को उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे कर्मचारी पंचायत सहायक के वेतन बढ़ाने के संबंध में मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं आपकी लंबी उम्र हो और 100 वर्ष तक जीते रहे आप। मान्यवर महोदय, पंचायत मित्र की भर्ती वर्ष 2007-8 में की गई थी और वर्ष 2021 में पंचायत सहायक पंचायतों में रखे गए थे। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायत सहायक ग्राम पंचायत में होने वाली बैठकों का प्रचार प्रसार करता है, बैठकों की व्यवस्था करता है, प्रशासन व शासन के आदेशों का ग्राम सभा के सभी व्यक्तियों को घर घर जाकर के पहुंचाता है। पंचायत सहायक ग्राम पंचायत का आधार स्तंभ है, ग्राम पंचायत से संबंधित सभी समस्याओं को भेजता है। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायत सहायक दिन रात मेहनत करता है, इतनी मेहनत करने के उपरांत भी उसे श्रमिक से भी कम वेतन, एक कुशल श्रमिक से भी कम वेतन मिलता है। यह उसके प्रति नाइंसाफी है, बेईमानी है। उसका वेतन निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। मान्यवर मंत्री जी ने वैसे तो बहुत जोर जोर से बोलते हैं, जाकर के भाषण देते हैं, लेकिन वेतन बढ़ाने के उसमें केवल जी नहीं कह दिया, केवल जी नहीं कह दिया। मैं माननीय अध्यक्ष जी, जिन्हें प्यास है उसे कम से कम, जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जिन्हें प्यास नहीं उन्हें दम में दम। मेरे साथिया, मुझे ये तो बताए मजाक है कि निजात है? मेरे अनुपूर प्रश्न क्या पंचायत राज मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत सहायकों को कम से कम समूह घ का दर्जा देकर मानदेय 40,000 रुपए प्रति माह कर ग्राम निधि से हटाकर राज्य पोषित करने पर विचार करेंगे? करेंगे तो कब तक और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं? दूसरा प्रश्न है अनुपूरक, क्या पंचायत राज मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत सहायक को पंचायती राज विभाग के रिक्त पदों की भर्तियों में पीडीए को 50% आरक्षण कर उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और बीमा आदि सुविधाओं को देने पर विचार करेंगे? करेंगे तो कब तक? तीसरा प्रश्न है मेरा अनुपूरक, क्या पंचायती राज मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत सहायक और ग्राम प्रधान के मध्य अनुबंध को समाप्त कर पंचायत सहायक को एंड्रॉयड मोबाइल के साथ एक CUG नंबर प्रदान करने पर विचार करेंगे? करेंगे तो कब तक और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी हैं?
मंत्री जरा शॉर्ट में जवाब दीजिए, 12:20 हो गए हैं, लेकिन चूंकि आज 5 मिनट लेट प्रश्नकाल शुरू किया था। जी नहीं, मैंने 5 मिनट, तो आप इसका जवाब दें तो आगे अगला प्रश्न आ जाए। वो शुरू में शपथ के कारण 5 मिनट, तो मैं स्वयं 5 मिनट। हाँ।